ओके, हाय एवरीवन। सो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, शो दैट इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ क्लोज सरफेस। तो हमें ये प्रूव करना है। हिंदी मीडियम में भी आपको यही मिलेगा कि आर डॉट ए को जो है वो 3v के इक्वल प्रूव करना है, और v जो है वो वॉल्यूम है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हमारे पास क्या होता था, ए डॉट डी ए हमारे पास किसके इक्वल होता था, डेल डॉट ए डीवी। तो यहाँ पर आर पे लगाया हमने, तो ये मिल जाएगा हमें डेल डॉट आर डीवी। अब डेल डॉट आर के लिए ये देखिए हमारा डेल वेक्टर तो ये हो गया, डॉट लगा दिया, और आर वेक्टर हमारा ये हो गया। तो एक्स वाला जो है वो एक्स वाले के साथ अप्लाई होगा, और ऑब्वियसली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप तो हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डेल डॉट आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए आर डॉट ए, ये 3 dv आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम v। तो ये हमारे पास 3v हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली बस प्रूव करना होता है। तो ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। अब मैंने इरोटेशनल जो है इसका हिंदी में मतलब होता है अघूर्णी। तो इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि जिसमें रोटेशन नहीं हो, और जिसमें रोटेशन नहीं होंगे उसमें कर्ल नहीं होगा, क्योंकि कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब ही रोटेशन से होता है। तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसके अंदर कर्ल नहीं हो, तो उसका जो कर्ल लेंगे वो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर ए भी इरोटेशनल है, यानी ए भी अघूर्णी है और बी भी अघूर्णी है, तो दोनों का कर्ल क्या हो जाएगा, 0। तो हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो सोलेनोइडल होगा। सोलेनोइडल के लिए मैंने आपसे कहा था कि परिनालिके जो सदिश होता है उसको हम सोलेनोइडल बोलते हैं। तो अगर कोई भी वेक्टर, सपोज ए वेक्टर सोलेनोइडल है, तो उसका डाइवर्जेंस हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो मैंने आपको सोलेनोइडल वेक्टर यानी कि परिनालिके सदिश की डेफिनेशन बताई थी, और ये भी कहा था कि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये परिनालिकी है। तो यानी कि अगर ए क्रॉस बी हमें सोलेनोइडल प्रूव करना है, तो हमें ये साबित करना है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर हमें मिलेगा उसका डाइवर्जेंस या उसका डेल डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। और गिवन है हमें ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो सबसे पहले हम डेल डॉट ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो डेल डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला देखो क्या होगा। एक्चुअल में डेल क्या है, एक तरह से डेल जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अवकलन संकारक है। और यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट पे अप्लाई होता है तब सेकंड कांस्टेंट होता है, और फिर सेकंड पे अप्लाई होता है तो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो ये आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखना है। शायद हमने ये प्रूव भी किया होगा कि डेल डॉट ए क्रॉस बी जो है वो अपने पास, हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है इस वाली आइडेंटिटी का। ठीक है, ये आपके पास ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, उससे भी आपको मिल जाएगा। इसकी आइडेंटिटी जो है ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। अब क्योंकि ये टर्म 0 है और ये टर्म 0 है, तो ये आ जाएगा 0। तो डेल डॉट ए क्रॉस बी 0 होते ही ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें एक सरफेस दिया है, ठीक है, ये रहा सरफेस, और वो इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दे रखा है, और सीधा सीधा हमको फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, अपन देखते थे डी फाई का फॉर्मूला कितना आता था, ई डॉट डी आता था। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स पूछा है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी सिंपली ई डॉट सरफेस एरिया, कितना, ई डॉट एस। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ई वेक्टर आपको ये दे रखा है डॉट, और एस वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, उसको कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है ना, उस क्यूब के सेंटर पे इस चार्ज को रख दिया गया है, और जो क्यूब है उसकी साइड यानी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 0.2। फ्लक्स पूछा जा रहा है, लेकिन फ्लक्स किससे पूछ रहा है, ईच फेस, यानी क्यूब जो है, हमें पता है क्यूब के कितने फेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं क्यूब में। अपन जिस रूम में बैठे हैं उस कमरे के कितने हैं, ऊपर का नीचे का 2, दाएं बाएं आगे पीछे, तो 6 सरफेसेस हो गए। यानी कि जो हम गॉस लॉ लगाएंगे
तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस यानी कि ऑल द फेसेस, तो क्यूब के सारे फेसेस को अगर मिला दिया जाए तो एक बंद सरफेस बनता है, और बंद सरफेस के लिए हम गॉस का नियम लगा सकते हैं, और गॉस के नियम से हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नो। लेकिन ये जो फ्लक्स निकलेगा ये पूरे बंद सरफेस से निकलेगा, और पूरे बंद सरफेस को बनाने के लिए 6 फेस काम में आए थे, और सब में से इक्वल फ्लक्स जो है वो पास आउट होगा। तो Q का मान हमारे पास ये है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखना आप 36 पाई इंटू 10⁻⁹ होती है। तो ये तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और ये Q की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो फ्लक्स आपके पास आया है ये ध्यान रखिएगा ये कितने फेसेस से निकल रहा है, 6 फेसेस से। क्यों? क्योंकि जो गॉस का नियम होता है वो बंद सरफेस के लिए होता है, और एक क्यूब के पूरे 6 फलकों को अगर आप काउंट करोगे तो ही आपका वो सरफेस बंद होगा। उनमें से अगर एक भी चीज नहीं होती, जैसे छत ना हो हमारे ऊपर तो खुला हो गया, वो सरफेस बंद कहाँ हुआ। तो चार्ज जो है वो सेंटर पे प्लेस्ड है, तो जो फ्लक्स है वो आपके 6 फेसेस से निकला है, ठीक है। तो ये आपके 6 फेसेस से निकला अगर, राइट। तो यानी कि आपका जो 72 पाई इंटू 10⁻⁻, जस्ट अ मिनट, 10⁻³ ये निकला है हमारे कितना, 6 फेसेस से। तो 1 फेस से कितना निकलेगा ये आप इजीली काउंट कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो टोटल 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। तो ये आपका एक फ्लक्स से होगा, तो एक फ्लक्स सॉरी एक फेस से होगा, तो ईच फेस से इतना इतना निकलेगा, तब जाके 6 से टोटल उतना हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेक्टर दिया है आपको ए वेक्टर, और वो कहाँ पे रखा हुआ है आपका, इज सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। कैलकुलेट इट्स लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज सर्कुलर कर्व दिस एंड वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर इट। हिंदी में समझा देती हूँ। एक वेक्टर ए आपको दिया हुआ है और कहा, और वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन में ही है, क्योंकि आई कैप दिया हुआ है, जे कैप दिया हुआ है, के कैप तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में ही हो गया। हमें इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। जब भी हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो हमने देखा है कि हमें उस लाइन इंटीग्रल का पाथ पता होना चाहिए कि वो ए से सपोज बी तक जा रहा है तो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है। तो ये क्लोज सर्कुलर कर्व है, यानी कि लाइन इंटीग्रल हमें इस पाथ के अलोंग निकालना है। रेखा समाकलन जो है वो हमें इस पूरे पाथ के ऊपर निकालना है, और वो जो पाथ है वो बनेगा इन दो चीजों से मिलकर, x² + y² = r², जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है, और z = 0 का मतलब ये सर्कल कौन से प्लेन में रखा हुआ है, xy प्लेन में। एग्जाम्पल देखो, आपको दिया हुआ है x² + y² = r²। आपको पता ही सर्कल की इक्वेशन है, तो ये आपका x है, अगर ये आपका y है तो ये इक्वेशन जो है ये हो गई इस पे। और z = 0 का मतलब इसका z कोऑर्डिनेट 0 है। z कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि ये जो सर्कल है वो प्योर कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ऊपर उठा हुआ नहीं है। अगर वो ऊपर उठा हुआ होता तो z कोऑर्डिनेट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, और अंदर दबा हुआ होता स्क्रीन के अंदर के साइड में तो भी z कोऑर्डिनेट की, लेकिन z = 0 का मतलब है ये प्योर कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। तो इस पाथ के अलोंग हमें ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकालना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ चलते हैं, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। चलिए बढ़े, ये हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है, करेक्ट। और हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो कैसा होता है। अगर हमें एक्स वाई प्लेन में लेना है तो अगर हम जनरली क्या लेते हैं, आई कैप एक्स, जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, लेकिन क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन में दे रखा है तो हम सिर्फ ये दो कंपोनेंट लेंगे, तो हमने ये दो कंपोनेंट ले लिया। ऐसी सिचुएशन में सपोज हम अगर ए डॉट आर करते हैं तो ये देखिए ए वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ए वेक्टर को आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो इधर देखो, है ना, मैं लिखती हूँ यहाँ पे माइनस आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स डॉट आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई। आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, पर यहाँ नेगेटिव साइन है, देख सकते हैं आप। तो ये मिलेगा हमें एक्स वाई, और यहाँ जे कैप और जे कैप प्लस का एक्स वाई, और ये माइनस का मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 0। ये वैल्यू मिल रही है 0। नाउ अगर ए वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है तो उससे पता क्या चलता है, जिस भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है ये तभी होता है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस।
और वो 90 होता है तभी 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और ए वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द पाथ। इसका लाइन का मतलब समझाती हूँ मैं आपको कि ये कहना चाह रहा है कि आपने एक सर्कल बनाया ये वाला, राइट, और आपका एक्स वाई ये था एक्स और ये था वाई। हमें पता है कि यहाँ पर जब आपका पार्टिकल होगा तो ओरिजिन से उसको मिलाने के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये आपका क्या होता है, आर वेक्टर होता है। और आर वेक्टर हमने क्या माना है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, क्योंकि आपका ऑब्वियसली अब देखिएगा एक बार, इधर x है और इधर y है और इधर अगर आपका r जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस r का x कंपोनेंट इधर आएगा और y कंपोनेंट इधर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव i कैप में आ रहा है और इधर पॉजिटिव j कैप में आ रहा है, इसलिए आपका ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। और a हमको जो दिया हुआ है, a का r वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 आया, और वैसे a हमको क्या दिया हुआ है, माइनस का आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स, ये हमको दिया था ए वेक्टर, यानी आई कैप माइनस में जा रहा है और जे कैप पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब ये अगर आपका आर वेक्टर इधर बना दिया तो ए वेक्टर क्या होना चाहिए, इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी ए वेक्टर इधर आना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हुआ। तो सर्कल पे अगर यहाँ पे आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में बनाऊं, ये रहा ए वेक्टर, तो जो ए वेक्टर है वो क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया कि नहीं हुआ, टेंजेंट हो गया कि नहीं हुआ। तो हमारा जो पाथ है उस पाथ पे टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन में ए वेक्टर आएगा, यही ये लाइन बोल रहा है कि ए जो है वो आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका पाथ लिया हुआ है, सर्कुलर पाथ लिया हुआ है, उसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अब हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, जिस भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेना होता है उसका डीएल वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। और हमने क्योंकि ये देख लिया है कि जिस जिस दिशा में हमारा पाथ जा रहा है हर पॉइंट पे उधर ही हमारा क्या आ रहा है, उसी पाथ की दिशा में ए वेक्टर आ रहा है, यही आपका पाथ है। तो जिस जिस पॉइंट्स पे आप जाते जा रहे हो उसी पॉइंट पे आपका टेंजेंट भी ड्रॉ करते जा रहे हो। इसका मतलब हमारा जो डीएल वेक्टर है वो भी पाथ के पीछे पीछे जा रहा है, और ए वेक्टर भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ए वेक्टर और डीएल वेक्टर ये दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बीच में जो डॉट लगा रखा है वो हटा के cos 0 कर देते हैं, तो cos 0 होता है 1, तो सिंपल इसका मैग्नीट्यूड और डीएल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि जो ए वेक्टर है, राइट, ये जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो एक बार ये ए वेक्टर है, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूं तो रूट ऑफ जो आई का स्क्वायर होता है प्लस जे का स्क्वायर, तो आई केप का कंपोनेंट क्या है, माइनस का वाई है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस जे केप का कितना है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर आर वेक्टर का निकालो आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह सिंपली आर लिख दिया और डीएल लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक बार के लिए आप भूल जाइए, हाँ वैसे वो यही बोल रहा है, यही चीज हमने बोली है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए डॉट आर किसके बराबर है, आर डॉट एल के बराबर, आर बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरे सर्किल में पार्टिकल चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर तो हमेशा सेम रहेगा, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और पूरे पाथ की लंबाई, तो डीएल वेक्टर का मतलब इस लंबाई को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और बाद में सबको ऐड किया, तो पूरे सर्कल की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आधा पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये बोल रहा था कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर। पर अब ये बोल रहा है कि स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई भी करो, इसके लिए हमें स्टोक्स थ्योरम पता होनी चाहिए। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास ये बोलती है ए डॉट डीएल इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए डॉट डीए, ये स्टोक्स थ्योरम हमारे पास होती है, जो कि हमने पढ़ा है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीए वेक्टर निकालते हैं, तो हमारा जो पाथ है वो तो सर्कल था, करेक्ट,
और ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो एरिया होता है, ध्यान रखिए वो एरिया कौन सा होता है, जो पाथ हमको दिया हुआ होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है वो होता है। इसका मतलब इस एरिया की बात हो रही है। ओके, इस एरिया की बात हो रही है। अब इस एरिया का डायरेक्शन किधर आएगा, तो कोई भी एरिया जो होता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। अब ये एरिया जो है वो कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के लंबवत दिशा में कौन सा डायरेक्शन होता है, जेड डायरेक्शन होता है। और जेड डायरेक्शन की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो के कैप डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर हो गया। इसलिए देखो इस डीए वेक्टर को क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड तो है डीए लेकिन साथ में डायरेक्शन कौन सी लिखी है, के कैप, क्योंकि वो ही परपेंडिकुलर आएगा। वेयर के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, यानी जेड दिशा में। तो हम डेल क्रॉस ए निकालते हैं। तो डेल क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस ए निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, डेल क्रॉस ए निकालने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड और ए वेक्टर। ए वेक्टर में हमारे पास क्या था, ए वेक्टर हमारे पास ये था। तो आई कैप का कंपोनेंट क्या है, माइनस का वाई, और जे कैप का कंपोनेंट क्या है, एक्स, और साथ में के कैप का कुछ है ही नहीं तो जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो पहले ये लाइन काट लो, तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए डेल बाय डेल वाई जब जीरो पे अप्लाई होगा तो जीरो मिलेगा, और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में भी जीरो, यानी आई कैप के साथ में तो जीरो मिलेगा। सिमिलरली जेड काटोगे तो एक्स के साथ में जीरो और वाई के साथ में जीरो, जे कैप के साथ में भी आपको जीरो मिलेगा, और के कैप के साथ में देख लेते हैं। तो के कैप की लाइन काटेंगे तो डेल बाय डेल एक्स, एक्स के साथ में हो जाएगा वन, माइनस ये ऑलरेडी डेल बाय डेल वाई का साथ में तो प्लस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा टू के कैप। देख लीजिएगा तो यहाँ पे आपको टू के कैप मिलेगा, ये देखिए टू के कैप आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस ए का डीए के साथ में लेते हैं तो टू के कैप आ जाएगा, और डीए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हमें मिली हुई है के डॉट डीए, के कैप डॉट के कैप वन हो जाएगा, टू डीए हो जाएगा। डीए क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्कल का एरिया जो कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास पाई आर स्क्वायर, आगे टू है तो ये भी टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने ए डॉट डीएल की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी वो भी टू पाई आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू है ये भी टू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ गए, और दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, क्योंकि यही स्टोक्स थ्योरम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलते हैं। तो आपको एक कोई वेक्टर फील्ड दिया है ए, हमें प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, कोई भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल आपके पास जीरो आता है तो वो क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो हमें क्या करना है, इसका कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करने के लिए ये ए दिया है तो डेल क्रॉस ए दिया हुआ है। अब ये मैं बहुत बार निकालना बता चुकी हूँ आपको, ये इस तरह से डेल क्रॉस ए है। अगर आप इसका डेल क्रॉस ए निकालेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, जिससे ये प्रूव होता है कि वो कंजर्वेटिव है। और उसके बाद हमें कहा गया है कि इसका इस वेक्टर फील्ड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू भी निकालिए। तो इसके लिए अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो हम, याद है आपको, ई डॉट डीएल निकालते हैं। वो हम माइनस के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। तो इन जनरल अगर मैग्नीट्यूड निकालना है हमें तो यहाँ पर ए वेक्टर के लिए ए डॉट डीएल निकालेंगे। तो ये ए वेक्टर आ जाएगा, ये हमारा डीएल वेक्टर हो जाएगा, तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। अब ए एक्स, ए वाई और ए जेड ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप के वाला ए जेड। तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन देख लो एक बार, मैं फर्स्ट वाले का करके बता देती हूँ आपको। क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है इसलिए केवल और केवल x वाला जो टर्म होगा उसका होगा, ध्यान रखना। इधर 4xy है तो 4xy में 4 तो हो जाएगा कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, और साथ में y जो है एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और z एज इट इज आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये टर्म है 2x² y, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x² y, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा एक्स क्यूब जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में कीजिए और z के रेस्पेक्ट में कीजिए तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।
इलेक्ट्रिक, हमें कोई वेक्टर फील्ड दिया है ये रहा, और हमें कहा जा रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है, और अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कर्ल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कर्ल निकाला हुआ है, तो आई जे के ये आ गया, ये तीन कंपोनेंट आ गए। अब ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप देखिएगा मैं एक कर देती हूँ एक बार, आई और आई कट गया, तो हमारे पास डेल बाय डेल वाई के साथ में क्या आया, ये वाला 5x प्लस सी वाई माइनस 2z माइनस के कैप के साथ में आ जाएगा डेल बाय डेल जेड, और इसके साथ में आ जाएगा बी एक्स प्लस 3y प्लस जेड। करके देखिए, y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में केवल यहाँ से c मिलेगा। सिमिलरली z के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो c माइनस वन आ जाएगा आपके पास। तो देखो आई कैप के साथ में c माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली आप जे कैप के साथ में कर लीजिए, के कैप के साथ में कर लीजिए, ये जीरो हो जाएगा। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी जीरो होती है तो उसका आई कंपोनेंट अलग से जीरो होता है, जे कंपोनेंट अलग से जीरो होता है, और के कंपोनेंट अलग से जीरो होता है। तो c माइनस वन को जीरो करोगे तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा, a माइनस 5 को जीरो करेंगे तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा, और b प्लस 2 को जीरो करेंगे तो b इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप खुद ट्राई कीजिए। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है एग्जाम में, तो इसको हम ओमिट कर देते हैं। इसको कर सकते हैं पर ये बहुत लेंदी हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, टाइम मिला तो देखेंगे उस 28 को, लंबा हो रहा है टाइम जो लग जाएगा उसमें। हमें एक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो हमें फाई दिया है, ये रिलेशन का प्रूफ मैं आपको बता चुकी हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये डेल हो जाएगा, और ये फाई हो जाएगा। फाई की वैल्यू रखिए, इसमें डेल बाय डेल एक्स पहले अप्लाई होगा, फिर डेल बाय डेल वाई अप्लाई होगा, फिर डेल बाय डेल जेड हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन आप करके देख लीजिएगा, तो ये तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फिर हमने देखा था, मैंने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म बताया था आपको, और वो था डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने प्रूव करवाया था आपको। तो यहाँ बीच में डॉट है और ये डेल है, तो डेल डॉट यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो देखो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो रो होता है वो क्या होता है, अपने पास चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि हमें निकालना है यहाँ पे। तो बस एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, डेल डॉट ई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ से मिल चुकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस का 6x, जे का है 1 और के का है -1, ये -1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, बस हमारे पास क्या है, -6 एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, माइनस का e डॉट डी आर। तो ई आपको दिया है, आई कैप के ये हमें दिया है, ई वेक्टर में तो सिर्फ इतना ही आएगा, ई वाई जीरो दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो हो जाएगा आई कैप ई एक्स जे कैप ई वाई, हालांकि हमें ई वाई जीरो दिया है, और के कैप ई जेड। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ में हमारे पास में, तो सिर्फ एक्स वाला सर्वाइव करेगा, क्योंकि वाई वाले के साथ में जीरो आ जाएगा और के वाले के साथ में भी जीरो आ जाएगा। ये आप वेक्टर रख के फिर मल्टीप्लीकेशन कर लेना, और हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो सिर्फ एक्स का होगा, बाकी 6 और वाई कांस्टेंट रहेंगे, तो 6 और वाई बाहर रहने दो, एक्स का कर दो, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कर्ल निकालना है, कर्ल निकालना है, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड दिया हुआ है, तो डेल क्रॉस एफ सीधा सा ऐसे निकालो, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और उधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई, और एफ जेड हो जाएगा माइनस का 2z। अब मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी आती है, मैट्रिक्स सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 आता है। हमें ये प्रूव करना है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस टर्म। तो इसमें एक तरीका है हमारे पास, ए वेक्टर मान लीजिए और बी वेक्टर मान लीजिए। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी आपको आता है, मैट्रिक्स बनाई हुई है, सॉल्व किया हुआ है। अब इस ए क्रॉस बी से जो मिला है उसके आगे डेल का क्रॉस और करना है, डेल का क्रॉस और करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से वही मैट्रिक्स बनाई, ये बनाई, और इस बार हमें ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट यहाँ लिखना है,
y कंपोनेंट यहाँ लिखना है और z कंपोनेंट यहाँ लिखना है। तो सिंपल सी चीज है, जिस तरह से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उसमें i कैप के साथ ये आ जाएगा, j कैप के साथ में ये आ जाएगा और k कैप के साथ में ये आ जाएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे ax और by है, ध्यान रखिए ax और by है और डेल y है। तो एक बार ax को कांस्टेंट करके by का कर दीजिए प्लस by को कांस्टेंट करके ay का कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे किया हुआ है, ax को कांस्टेंट करके by का कर दिया और by को कांस्टेंट करके ay का कर दिया, माइनस फिर इन दोनों में देखिए पहले ay को कांस्टेंट करके bx का किया है, ay को कांस्टेंट करके bx का कर दिया, फिर bx को कांस्टेंट करके ay का। तो 4 टर्म मिले हैं आपको इससे। उसी तरह से इससे भी 4 मिलेंगे, इससे भी 4 मिलेंगे, इससे भी 4 मिलेंगे, इससे भी 4 मिलेंगे, इससे भी 4 मिलेंगे। तो इस तरह से सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं शो कर देती हूँ। ये देखिए 4 इससे मिले हैं, 4 सेकंड वाले से, फिर 4 ये, फिर 4 ये, फिर 4 ये, फिर 4 ये। अब इनमें से आपको देखना है जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करिए और जो टर्म कैंसिल नहीं हो रहे हैं उनको रहने दीजिए। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास चारों टर्म हमें निकालने हैं। राइट हैंड साइड में मैं दिखा देती हूँ किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन मिला है वो इसकी इक्वल आ रहा है नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म लेते हैं बी डॉट डेल ए वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ये रहा बी डॉट डेल ए। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ये ब्रैकेट में बंद हुआ है और साथ में ये मल्टीप्लाई हुआ है ए से। तो ये आ जाएगा बी एक्स डेल बाय डेल एक्स, बी एक्स डेल बाय डेल वाई और बी जेड और साथ में ए वेक्टर, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका है आई कैप के साथ आ चुका है। सिमिलरली हमारे पास कितना हो जाएगा, जे के साथ आ जाएगा, के कैप के साथ आ जाएगा। उसी तरह से हम इस सेकेंड टर्म का निकालेंगे, थर्ड टर्म का निकालेंगे, फोर्थ टर्म का निकालेंगे और हम देखेंगे इन सबको ऐड करने के बाद कि ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो जो ऊपर हमें मिला है उसी के इक्वल आ रहे हैं, जो कि चीजें आपको करनी है क्योंकि ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी, आप देख लीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, ओके ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने चैप्टर 1 के अंदर किए हैं। तो चैप्टर 1 हमारा जो यूनिट 1 है उससे रिलेटेड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।